लघु कथा वाचन की दूसरे स्तर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस स्तर में बतौर विशेषज्ञ हमारे बीच शामिल हो रहे हैं आदरणीय योगराज प्रभाकर जी, संपादक लघु कथा कलश, तथा डॉक्टर हरप्रीत सिंह राणा जी, संपादक शिव मैगजीन। मैं इन दोनों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर विराजमान होकर मंच की शोभा बढ़ाएं और जोरदार तालियों से हमारे विशेषज्ञ का स्वागत किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए सभी लघु कथा लेखकों को ये निवेदन है कि वे बिना किसी भूमिका को बांधे अपनी लघु कथा का शीर्षक एवं अपनी लघु कथा का वाचन करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करती हूँ गुरमीत सिंह महाराज जी को कि वे अपनी लघु कथा का वाचन करें। स्वागत है सर। इसके बाद नरसिंह मंडेर जी अपनी लघु कथा के साथ तैयार हैं। सत श्री अकाल। मेरी कहानी है धुंध विचला आदमी। मैं खिड़की बंद नहीं करन देनी, जे तुहानू कोई समस्या तो दूजे डब्बे विच चले जाओ। उसके रुखे जवाब ने दोवें दोस्तों का मूड खराब कर दिता सी। गल भी कुछ नहीं सी। खिड़की विचों मिट्टी कट्टा आ रहा सी अते बाहरली हवा अते शोर भी तंग कर रहा सी, पर वह आदमी अड़ी फड़ी बैठा सी। उसका रुखा रवैया भी बड़ा चुभवा सी। दोवें दोस्त किसी झगड़े तो बचन लई चुप वट गए सन। वैसे भी उस नाल उसकी घरवाली अते बच्चा सन, जिस करके समाजिक सभ्याचार अते अपने रुतबे नूं वेख दोवां ने पासा वट लिया। मनदीप अते असलम लुधियाने तो खुशी खुशी गड्डी विच सवार होए सन। उन्हां लई अज दूरी खुशी दा मौका सी। एक तां कॉलेज के पुराने दोस्तों का मिलन होया सी ते दूसरा दोनों कलकत्ते विच हो रही मैडिकल कन्वेंशन लई चुने गए सन। हफ्ता भर लई पुराने किस्से कहानियां नवें घर खुश होने का वधिया मौका सी। रस्ते विचों ही ये परिवार उन्हां वाले डब्बे विच चढ़िया सी। लखनऊ तक तो बहुत भीड़ रही, पर उस तो अगे डब्बा एकदम खाली हो गया अते दोनों दोस्त ते वो परिवार ही रह गया। असलम ने खिड़की बंद कर ले कहा तो उस आदमी ने बड़ा रुखा विहार किया। हालांकि दोवें दोस्त सफर नूं वधिया बनाउण लई अते डब्बे का माहौल सुखावा रखण लई उन्हां नाल गलबात करना चाहुंदे सन ते खासकर बच्चों नाल घुलना मिलना चाहुंदे सन, पर वो परिवार बड़ा डरिया ते सहमिया होया प्रतीत हो रहा सी। बच्चों नूं भी उन्हां बुक्कल विचों नहीं निकलण दिता। लखनऊ निकलदे ही मनदीप ने दरवाजे की कुंडी बंद करनी चाहिए तां वह आदमी फिर भड़क पिया। मैं जानता हाँ तुसी भेस वटा के सफर कर रहे कोई अतवादी हो, तुसी सानू लुटना या मारना चाहते हो। उसने उठ के फिर कुंडी खोल दी। दोवां ने हैरान हुंदियां उस आदमी वाल वेख्या। मनदीप ने समझाउण की कोशिश की कि इस इलाके में रात नूं लुटेरियां डब्बियां विच चढ़ यात्रियों नूं लुट लैंदे हन अते कई बार जानी नुकसान भी हो जाता है, पर वह आदमी कोई भी गल सुनने नूं तैयार नहीं सी। अजे कुछ ही समा बीत्या सी कि वह गल हुई जिसका डर सी। लुटेरे हथियारां नाल लैस डब्बे अंदर वड़न लगे, पर मनदीप ने फुर्ती नाल रोक दरवाजा बंद कर लिया। पर खिड़की विचों कीते हमले कारण बच्चा जख्मी हो गया। असलम ने बच्चे नूं संभालिया ते कपड़ा बंद वगदा खून रोकिया। मैं तुहानूं कहा सी कि
ਮਨਦੀਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਅਸਲਮ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਧੁਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हमने पता नहीं चाहते कि डॉक्टर नाइट हम देखते हैं परम सत्कार जीओ, मेरी मिनी कहानी का सिरलेख है जी मुल दा बंदा। हस्पताल का नाम सुन के तो मैनू डर जिहा लगन लग जाता है। मन विच उही डर बैठ गया। गल्लां करदा होया अनूप सिंह हस्पताल अंदर पहुंच गया। वो पिंड के किसी मरीज की शुगर चेक करवाउण अते दमे का इलाज कराउण वास्ते नाल आया सी। उसने मरीज नूं पहला कह रखिया सी, डॉक्टर अतुल मेरा जमाती है, चंगी तरह दिखा के दवाई लवांगे उस कोलों। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। उन्हें एक बार फिर जोर दे के कहा। उन्होंने लग्या शायद डॉक्टर नूं सुनिया ना हो। डॉक्टर अतुल ने मोबाइल तो ध्यान हटा के कहा, हाँ ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक। अनूप सिंह नूं डॉक्टर अतुल के ध्यान ना देने करके लग्या शायद पछाणिया नहीं। डॉक्टर साहब मैं अनूप सिंह तुहाडा जमाती। हाँ तुसीं बाहर बैठो, मैं बुलावां तुहानूं। अच्छा जी। अनूप सिंह नूं बाहर बणिया पत्थर दीआं सीटां ते बैठना औखा हो गया। उसने मन ही मन सोचिया, ये लोग नौकरी लगन तो बाद इन्ना छेती क्यों बदल जाते हैं। उसकी मन की मनती से पिछली गल चेते आई। पटवारी करनैल सिंह भी तो उसका जमाती ही थी। कितने साल इकट्ठे रहे, फिर भी जमी हदत पाती थी। उसने कहता जे असीं लिहाज करवाउण लग पए तो फिर तो पालदे बच्चे। ये उहदी गल मैनूं अज तक अंदरों अंदर जख्मी करती आ रही है। हरामियों, हराम की कमाई नाल भरू ढिड होता। अनूप सिंह का चेहरा लाल हो गया थी। किवें ठीक ठाक है अनूप? उसके साथी ने उन्होंने बुलाया। आहो। अनूप सिंह अजे भी भरिया पिया सी। टर्न घंटी बजी। हाँ जाओ बई। बस काउंटर से पर्ची कट्टण वाले मुंडे ने सैंक नाल अंदर जाने को कहा। पछाणिया नहीं तुसीं? मैं भी MBBS की हुई है, नौकरी तो नहीं मिली। मैं भी DSC की हुई है, नौकरी तो नहीं मिली, पर 20 किले की वाही करना। उन्हें एक बार फिर मन की भड़ास कटी। अच्छा दसो की तकलीफ है? इनू दवां नाल शुगर है। डॉक्टर ने पर्ची दिंदियां कहा, पहला टेस्ट कराओ। डॉक्टर ने फिर घंटी बजाई। घंटी की आवाज ने कमरे से शनाखे तोड़दियां अनूप सिंह के मन अंदर भुचाल ले आया। अतुल मैं तो बड़े ही मान नाल आया सी। एक बैंक से बैठ के पढ़न वाले भी इन्ना छेती भुल जाते हैं। अनूप सिंह ने भरे मन नाल खड़ा होंदियां कहा। डॉक्टर अतुल ने अनूप सिंह की गल अनसुनी करदियां स्टेथोस्कोप कान ते ला लिया। वो अगले मरीज नूं चेक करन लगा। अनूप सिंह ने अपने साथी तो पर्ची फड़ के टोटे टोटे करदियां कहा, चलो वे आपां नूं होर डॉक्टर नहीं मिलना। वो गुस्से नाल भरे कीते कमरे तो बाहर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता नहीं चाहिए माती भी हो रही अपनी कहानी का पाठ करेगा। मेरे वालों लिखी मिनी कहानी मेरी मैडम पाकिस्तान। सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਘੁਟਣ। घुटन मीन्स
सफोकेशन। अजकल मेरे पति कारण घर विच माहौल ठीक नहीं है। इस संबंध विच एक दिन मैं अपने पति नूं कहा, तुसीं मैनूं हर वेले ये क्यों कहंदे रहंदे हो कि किसी नाल ज़्यादा गल ना करया कर, जणे खणे नूं मिलण दी लोड़ नहीं है। मैनूं तेरे नाल बहुत मोह है, मैं चाहुंदा हां कि तू ज़्यादा समा मैनूं ही देवीं। मेरे सवाल का मेरे पति ने जो उत्तर दिता, मैं सोच रही था कि वो कित्थों तक सही है अते मैं कित्थों तक ठीक नहीं हाँ। मेरा जी करता रहता है कि घर तो कुछ समा कढ़ के बाहर किते निकला ते आंढियां गुआंढियां नूं हैलो करदी जावां। एक हिंदी का शेर याद आ रहा है जो मेरे ते ही दुखदा है। वो कहते हैं किसी ऐरे गहरे से मत मिलाकर, वो कहते हैं किसी ऐरे गहरे से मत मिलाकर, मैं सोचती हूँ क्यों ना सबको सलाम करती जाऊं। मैं सोचती हूँ क्यों ना सबको सलाम करती जाऊं। मैं जद भी अपने पति की होरना नाल ना मिलन जुलन की इच्छा पूरी करने की कोशिश की है तो मैं बड़ी बुझी रहती हाँ। मैं फिर भी पूरी कोशिश विच हाँ कि मैं अपने पति नूं समझा सकां कि इन्ना भी मैनूं प्यार ना कर कि मैं घर दे अंदर घुटन महसूस करा। मेरी लिहाज करके साडे घर कोई मिलन आ जाता है तो पति देव का मुंह बनया रहता है, स्वाद किरकिरा हो जाता है। जिस दिन मेरा जन्मदिन सी, मेरे जान पहचान दे 2-3 परिवार एक बड़ा सारा केक लैके साडे घर आ पहुंचे। जदों कि असी दोनों ने यह सोचा सी कि केक नूं छड्डो, असी दोनों एक दूजे का मुंह मिठा करवा देंगे, पर अजकल के समय विच अद्धी तो ज़्यादा प्राइवेसी का फेसबुक ने खत्म कर दी है। तुहानूं किसने कहा सी साडे घर केक लियाउण नूं? मेरी पत्नी का जन्मदिन है कि मैं नहीं केक लिया सकता। पति ने तिखी आवाज विच मेहमानां नूं संबोधन किया। खामोशी छा गई ते हौली हौली सारे मेहमान चले गए। मैं उस दिन चुप रही ते फिर एक दिन मैं अपने पति नूं तेवर दिखाए, जे तुसी इंज ही करना है, अपना सुभाव नहीं बदलना, तो अज मेरे वालों 2 टुक फैसला है कि घुट घुट के जीण नालों जा तां मैं तुहानूं छड्डां या दुनिया। उस दिन तो बाद काफी समा बीतण उपरंत हुण मैं अपने पति नाल खुश हाँ। हुण वो भी कहंदे हन कि चल किते चलीए, किसे नूं मिलीए, राम सलाम करिए, कोई साडे आवे, असीं दे किसे जाइए। मैं हुण घुटन मुक्त हो चुकी हाँ। धन्यवाद। अपनी कथा का वाचन करते साथ में सीखा सकते हैं। उनका स्वागत साधु की बातों को ज्यादा अच्छा। सम्माननीय मंच को नमन करती हूँ। उपस्थित सभी जनों को मेरा अभिवादन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है रुद्राक्ष। सड़क बनने का काम चल रहा था। कल्लू और उसकी घरवाली दोनों दिन भर मजदूरी करते, शाम को अपनी झोपड़ी में रूखी सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोते। आज सड़क पर भारी भीड़ पास के गांव की तरफ जा रही थी। काशी से आए कोई विद्वान पंडित जी वहां ऊंचे दर्जे का पूजा पाठ कर रहे हैं। भीड़ की वजह पूछने पर लोगों ने बताया कि आज पंडित जी सभी को चमत्कारी रुद्राक्ष बांटने वाले हैं। यह रुद्राक्ष क्या होता है? कमली ने पूछा। पड़ोसी ने बताया, जिसके पास रुद्राक्ष होता है उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है, धन धान्य से घर भर जाता है, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कमली ने आश्चर्य और खुशी से भरकर कल्लू से कहा, क्यों जी, हम भी क्यों ना रुद्राक्ष लेने चले? कल्लू हंसकर बोला, चलिए तो, पर तुझे भगवान से कौन सा दुख दूर करने की प्रार्थना करनी है? कमली सोच में पड़ गई। जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया था
जब उसे अपने दुखों के बारे में सोचना था, भगवान से वरदान जो मांगना था, पति के साथ मेहनत मजदूरी कर 2 जून की रोटी कमा लेती, इसी में वह अब जीवन का सबसे बड़ा सुख समझती। कल्लू भी उससे कितना प्रेम करता है और भला कौन सा दुख है उसे। कमली सोच में पड़ गई। हाँ, एक दुख जरूर है, उसकी गोद अभी तक भरी नहीं हुई है। कल्लू ने पत्नी का उत्साह देखकर हामी भर दी। भीड़ के साथ वे दोनों ही चल पड़े, जयकारे लगाते हुए। गांव पास आते आते भीड़ बढ़ती जा रही थी। कल्लू ने कसकर कमली का हाथ पकड़ रखा था। भीड़ की धक्का मुक्की में कल्लू और कमली कभी इधर खेल दिए जाते, कभी उधर। तभी एक खबर बिजली की तरह फैली। पंडित जी ने रुद्राक्ष बांटने शुरू कर दिए हैं। यह सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई और लोग धक्का मुक्की करते एक दूसरे से आगे जाने की होड़ करने लगे। कुछ लोग रुद्राक्ष लेकर लौट रहे थे। उनके हाथों में रुद्राक्ष और चेहरे पर परम संतुष्टि का भाव देखकर भीड़ की आतुरता बढ़ती जा रही थी। अचानक पीछे से भीड़ का एक बड़ा रेला आया और कमली का हाथ कल्लू के हाथ से छूट गया। वह खुद भी नीचे गिर पड़ा। लोगों के पैरों से कुचलते गिरते पड़ते वह किनारे की तरफ आया। भीड़ बदहवास हो गई थी। बूढ़े, बच्चे, कमजोर लोग जो नीचे गिर पड़े थे वह उठ ही नहीं पा रहे थे। नीचे गिरे हुए लोगों को रोकते हुए भीड़ अपनों को ढूंढ रही थी। कल्लू कमली का नाम लेकर चिल्ला रहा था, लेकिन चीखों चिल्लाहटों के उस समुद्र में उसकी आवाज केवल वही सुन पा रहा था। 1 घंटे बाद तूफान कुछ शांत हुआ। किनारे फैले कचरे की तरह इंसानी शरीर कुछ टूटे फूटे कयार से चारों ओर पड़े थे। वह बदहवास सा कमली कमली चिल्ला रहा था। तभी नीचे गिरे लोगों के बीच से एक हाथ उठा। यह कमली का हाथ था। कमली ने अपना हाथ कल्लू के हाथ में दिया और उस पर से एक और लुढ़क गया। कल्लू दहाड़े मारकर बिलख उठा। कमली, हम तो छोटा सा दुख दूर करने आए थे, तुम तो सारे दुखों से मुक्ति पा गई, पर मेरा तो जीवन भर सब दुख अपने साथ ले गए। धन्यवाद। अब हमारे हैं सरिता वकीला अनामिका जी। मंच को नमन और सभी साथियों को नमन। तो मैं की आभारी हूँ कि मेरी 2 लघु कथाएं मेरे यूनी में छप चुकी हैं। पहले गीत और बाद में अपना सुख, अपना फायदा। तो मैं अपनी लघु कथा को बदल रही हूँ। लघु कथा धरती आकाश कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो है कोरोना काल में लिखी हुई लघु कथा थी मेरी। और अभी मैं मानस का लघु कथा पढ़ रही हूँ, धरती आकाश। प्रस्तुत है धरती आकाश। धरती भुक्का फाड़कर रो रही थी। आकाश ने जब रोने का शोर सुना तो उससे रहा नहीं गया। मैं धरती की ओर देखकर, धरती तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? आकाश ने पूछा। मेरे बच्चे धोखे प्यासे हैं, मेरा सीना छन्नी छन्नी कर दिया गया है, हर जगह से बोलने की है, पर मैं क्या करूँ? मैं तो सूखी पड़ी हूँ और ना ही मेरे पास अनाज है। कृपा करके आप वर्षा वृष्टि करके अपने बच्चों को मैं भूखा प्यासा तड़प से मरते नहीं देख सकती हूँ। मेरे बच्चे मानव ने ई-वेस्ट को जलाकर गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के केमिकल भरे हुए धुएं से और क्या कहूँ प्रकृति से खिलवाड़ किया। इसी कारण बादल नहीं बन पाते हैं और मौसम के अनुसार वर्षा भी नहीं हो सकती है।
इतना प्रदूषण फैलाया है, पता नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आकाश क्रोध में बोला, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। लाख दिनों में मुझे भी क्षति पहुंचाएंगे, पर प्रकृति का हनन किया है। पर मैं तो माँ होने के नाते मैं इसे आग नहीं फेर सकती हूँ और आपसे भी अनुरोध करती हूँ, कुछ जल की वर्षा कर दीजिए जिससे मेरे बच्चे जीवित रह सके। फिर मानव आपके समक्ष बहुत छोटा है, भले आप अपना कर्तव्य भूल गए हो क्या? आप भी तो मानव का अनुसरण कर रहे हैं, अपना कर्तव्य भूल जाओगे। बोलते समय गर्म डब्बों और तपन से धरती सड़क उठी। सुनकर आकाश शर्मिंदा हो गया और बादलों को पानी गिराने का आदेश दिया। धन्यवाद। स्कूल अपने दरमियान शामिल हो रही है सीमा वर्मा की अपनी कहानी। नमस्कार, मेरी मिनी कहानी का सिरलेख है एक सी पोला। 3 दिन बीत चुके सन पर पोला ना परत्या। बेबे रोज रोटी बना के उसका इंतजार कर दी। पोला ना भी तो बेबे ने ही दिता सी उसको। हर रोज अपने समय ते आके वो दरवाजा खड़काउंदा ते बेबे उसनू रोटी दिंदी। 3 दिन पहला जिस वेले वो आया सी, बेबे उसनू प्यार नाल भोला बुलाने की बजाय उससे गुस्सा हो गई थी। आ जांदा रोज मुंह चुके जिदा सानू हो के काम ही नहीं। असल विच उसनू लैके ही तो बेबे बापू की आपस में झड़प हो गई थी। बेबे बुड़बुड़ाउंदी हुई जिदा ही रोटी लैके बाहर निकली, भोले नू उसे ना देख के परेशान हो गई। बेबे ने उसनू इधर उधर बहुत लभ्या पर वो किते भी ना मिलिया। फिर उस दिन तक बेबे के मुंह च भी बुरकी ना पई। मैं क्या सुनदी है? बापू घर बड़दिया बोलिया, तेरा लाडला अज मंदिर के बाहर देखिया सी। कि बोलते ही बेबे काली च बाहर वल भजी। जिवें ही भोले ने उसनू अपने वल आउंदे देखिया, मुंह दूजे पासे फेर लिया। बेबे उसके कन मरोड़दिया होया बोली, मैं एवें तेनू मोटे दिमाग वाला कहंदी सी, तेनू भी बंदियां वाली बीमारी लगदी जो तेरिया मिन्नतां करा। भोले ने अपने कन हिलाए ते मुंह उधर घुमा के ही बैठा रहा। उसके इस बर्ताव से बेबे रो गई ते वापस जांदिया बोली, जा मैं ही पागल सी जो तेरे नाल मोह पा बैठी। तू तां बल्द दा बल्द ही रहना। जिद्दां ही बेबे दे हंझू उसके मुंह ते पए, वो हवा विच सिंग लहरांदा होया उठिया ते सिर झुकाए पूछ हिलाउंदा बेबे दे पिछे पिछे चल पिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्कूल से बताते हैं अपनी कहानी लेके डॉक्टर इंद्रपाल को। सारे मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरी मिनी कहानी है स्वर्ग। बीना का जदों विआह होने लग्या तो उसके मन में एक धक्का जिहा लगा। उसनू अपनी गरीबी शराब बनी नजर आ रही थी। उसका यही दोष थी कि वह गरीब माँ बाप की बेटी थी। कुछ साल पहला उसके पिता का देहांत हो गया सी ते वह अपनी मां नाल नानके घर आ गई थी। पढ़ाई जारी रखने का उसनू मौका ही नहीं मिलिया। उंज उसका दिमाग बहुत तेज थी। जदों वो होर लड़कियां नू स्कूल जाते देखती तो मन महसूस के रह जाती। नानके घर उसनू बहुत काम करना पैंदा सी ते झिड़का वक्त मिलदियां सन, पर वो मजबूर सी। वो सोचती सी कि यही जिंदगी हुंदी है गरीबां दी। वो हुण इन्नी वड्डी हो गई सी कि अपना सारा बुरा भला समझ सकती सी। जिथे उसका विआह हो रहा सी वो लड़का बैंक में नौकरी करता सी। माँ बाप का इकलौता पुत्र सी, पर उसके दोनों लत्तां नकारा बचपन तो ही नकारा हो गई सन। उन्होंने ये रिश्ता मांग के लिया सी। लड़के ने माँ बाप का कहना सी कि उन्होंने बस संस्कारी लड़की चाहिए है, होर कुछ नहीं चाहिए। बीना के नानकियां नूं भी इहो जिहा रिश्ता चाहिए सी जो दाज वगैरह ना ही लैन। इसलिए बीना ने ते उसकी मां नूं बिना पुछे ही यह रिश्ता तय कर दिता गया सी। सोहरे घर विच बीना नूं बहुत सत्कार मिलिया ते उसनूं अपने पहले सारे दिन भुल गए।
और सस सहुरे ते पति की बहुत सेवा करती। उसका पति उसके हर शौक का ध्यान रखता सी। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਵੀਨਾ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंद्रपाल को। आप अपनी कथा लेकर आगे हैं। सीता नाम सीता जी आगे अभिनंदन है। नमस्कार। लघु कथा का शीर्षक है नुकसान। डॉक्टर विश्वास का आज इस नए हॉस्पिटल में पहला ही दिन था। पिछले सप्ताह ही उसकी एमडी पूरी हुई थी और एक सप्ताह के अंदर ही उसे एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई थी। हॉस्पिटल से लौटने के बाद विश्वास बहुत प्रसन्नचित्त लग रहा था। उसके चेहरे पर व्याप्त प्रसन्नता को देखकर उसके माता पिता और उसकी बहन सभी बड़े खुश हुए। बहन ने कहा, लगता है भाई आप इस नौकरी में हॉस्पिटल के माहौल से खुश हो। हाँ हूं, लेकिन मेरी खुशी का एक कारण और भी है, विश्वास ने कहा। क्या? घर के सभी सदस्यों ने एक साथ उत्सुकता प्रदर्शित की। विश्वास ने कहा कि आज पहले ही दिन 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। कैसे? उन्हें एक संवेद स्वर उभरा। मां ने जिज्ञासा प्रकट की, नुकसान होने पर भी कोई खुश होता है क्या? बात को घुमा फिराकर कहने की बजाय सीधे सीधे क्यों नहीं बतलाता कि क्या हुआ? मोबाइल खो गया, जेब कट गई, नुकसान कैसे हो गया? पिताजी ने एक ही बार में लगातार कई सवाल कर डाले। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, विश्वास ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा। दरअसल आज एक एनजीओ ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां काम कर रहे कुछ नाबालिग बच्चों को छुड़वाया था। उन बच्चों की उम्र की जांच करवाने के लिए पुलिस उन्हें लेकर विश्वास के हॉस्पिटल आई थी। उसी दौरान डॉक्टर विश्वास के रूम में एक आदमी आया और मेज पर कुछ रुपए रखते हुए बोला कि डॉक्टर, ये 10,000 रुपए हैं, इन्हें रख लो और अपनी रिपोर्ट में प्लीज सभी बच्चों की उम्र 15 साल से ऊपर लिख दो। लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा 14 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। कई बच्चे तो 10-12 साल के ही लग रहे थे। उन बच्चों की हालत देखकर ही डॉक्टर विश्वास को बड़ा दुख हो रहा था। डॉक्टर विश्वास ने नोटों का पैकेट उठाकर वापस उस आदमी के हाथ में देते हुए उसे फौरन बाहर निकल जाने का इशारा किया। जब उस आदमी ने कहा कि वह जितने चाहिए और रुपए देने को तैयार है, तो डॉक्टर विश्वास को गुस्सा आ गया और उसने एक तरह से धक्का मारकर उसे बाहर कर दिया। डॉक्टर विश्वास ने वही रिपोर्ट लिखी जो ठीक थी और एकदम सही उम्र का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए सारे केस आगे रेफर कर दिए। पूरी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद डॉक्टर विश्वास ने काल्पनिक गंभीरता के साथ कहा, तो हो गया ना पहले ही दिन 10,000 रुपए का नुकसान। बेटा, ऐसा नुकसान रोज रोज करके आना और हमें बतलाना, इसी में हमें सच्ची खुशी मिलेगी। मैं सचमुच बहुत खुश हूं कि हमारे बच्चे नुकसान करना सीख रहे हैं और ये नुकसान ही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। ये कहकर पिताजी ने अपना हाथ विश्वास के सिर पर रख दिया और विश्वास ने अपना सिर पिताजी के कंधे से सटा दिया। धन्यवाद। आप सभी के स्वागत प्रणाम करते हुए मुख्य साहब में रचना पे आता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है भ्रष्टाचार। मोहन रोज घर से कार्यालय तक का लगभग 20 किलोमीटर का सफर बस द्वारा तय करता था। पिछले 2 सालों से वह एक ही बस में सफर कर रहा था। यही बस उसे सुबह कार्यालय के लिए
छूट भी करती थी। बस का किराया 20 रुपये था, परंतु कंडक्टरों के साथ खर्चे होने के कारण और रोज की सवारी होने के कारण वह 10 रुपये में काम चला लेता था। आज जब वह बस में चढ़ा तो कंडक्टर नया था। बस कंडक्टर ने मोहन से 20 रुपये मांगे तो मोहन को कुछ अटपटा लगा। उसने कहा, भाई साहब, मैं रोज 10 रुपये में सफर करता हूँ, पिछले 2 साल से इसी बस में आता जाता हूँ। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर 20 रुपये ही लगेंगे। 20 रुपये सुनते ही मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जेब से 20 रुपये निकालकर कंडक्टर को थमा दिए। कंडक्टर ने पैसे थैले में डाले और दूसरी टिकटें काटने में लग गया। उसने उसे टिकट नहीं दिया। मोहन ने साथ बैठी सवारी के साथ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भाषण झाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब कंडक्टर वापस टिकट काटकर आया तो उसने उसे बड़े रौब से कहा, भाई पैसे तो 20 रुपये ले लिए, टिकट भी दे दो। मोहन के चेहरे पर आए गुस्से के भावों को भांपते हुए कंडक्टर ने टिकट की जगह 10 रुपये मोहन के हाथ पर रख दिए। मोहन के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। थोड़ी देर पहले जो साथ वाली सवारी के साथ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भाषण झाड़ रहा था, अब उसके भाषण का टॉपिक बदल गया था। धन्यवाद। हमारे बीच बताते हैं अंतिम सदस्यता की आप सभी को सादर प्रणाम। मैं लघुकथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है अतीत की खिड़की। होशियारपुर से शादी का बुलावा आया था। ट्रेन से जाना तय हुआ। सर्दी हल्की हल्की दस्तक देने लगी थी, इसलिए सोचा क्यों ना इस बार एसी की बजाय जनरल कोच से चला जाए। पहले तो बीवी बच्चे जनरल से जाने पर कुछ नाराज हुए, लेकिन फिर थोड़ी ना नुकुर के बाद मान गए। दिल्ली से लगभग 8 घंटे का सफर, सीट बुक थी तो अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बच्चों ने झट खिड़की वाली सीट झपट दी। सारा सामान सेट कर मैं और पत्नी बातों में मशगूल हो गए। दीदी, जम्मू की शॉल ले लो, बहुत बढ़िया है। रंग बिरंगी शॉलों का भारी गट्ठर उठाए एक सांवली सलोनी कजरारी आंखों वाली युवती पत्नी को इतरार करने लगी। कितने की है? 250 की। इतनी नहीं की? ज्यादा पीस लोगी तो कम कर दूंगी। मैंने दुकान खोली है क्या? ले लो ना दीदी, बहनों भाइयों के लिए। मैंने पत्नी को इशारा किया तो उसने आंखें करेड़ कर मुझे चुप रहने का संकेत दिया। अच्छा बता, 5 पीस लो तो कितने के दोगी? 200 रुपए पर पीस दे दूंगी दीदी। ना, 100 रुपए। दीदी, 100 तो बहुत कम है। कहते ही उसका गला रूंध आया और उसकी कजरारी आंखें भर आई। चल, ना तेरी ना मेरी, 150 पैसे। अच्छा दीदी, ठीक है, लो, रंग पसंद कर लो। कुछ सोचते हुए उसने कहा और गट्ठर पत्नी के सामने सरका दिया। पत्नी ने 5 शॉलें अलग की और मेरी ओर 150 रुपए देने का इशारा किया। मैंने झट 750 रुपए निकालकर दे दिए। उसके जाने के बाद रास्ते भर पत्नी की सुई इसी बात पर अटकी रही। वो एक बार में ही 150 में मान गई। गलती की, थोड़ा तोड़ मोड़ और करना चाहिए था। और मेरी सुई अतीत में जा रही। बेटी को गोद में बिठा रेलगाड़ी की खिड़की से झांकता मैं सोच रहा था, मेरे पिता रेलगाड़ी में सामान ले जब थके हारे घर आते तो उनकी आंखों में भी वही नमी होती थी जो आज उस लड़की की आंखों में थी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरी मिनी कहानी का नाम है खब्बल। खब्बल है। सवेरे सवेरे मां का फोन आया कि प्रीत मैं तेन मिलन आ रही हाँ।
मैं बेसब्री नाल मां दी उड़ीक करन लगी, क्योंकि कई दिनों तो मन बहुत उखड़िया होया है, कुछ भी चंगा नहीं लग रहा। दोबारा फिर मानसिक तनाव विच गुजर रही हाँ। पता नहीं क्यों 3 साल पहला के जख्म अज भी हरे हैं। बार बार अतीत अखा अगे आ जाता है। मेरे टेस्ट के हाई स्कोर नाल सारा टब्बर बागो बाग सी। मां ने खुद समझा कहा कि प्रीत हुण तां तेरे ब्याह की कोई चिंता नहीं, मुंडे वाले खुद रिश्ता मंगण आउणगे। अजकल हर कोई नौकरी वाली कुड़ी भालदा है। तू सोहनी सुनक्खी, MA BEd ते टेट पास, बस महीने को तक नौकरी के आर्डर मिल ही जाएंगे। टेट पास करने से नौकरी के आर्डर तो ना मिले, पर 2 महीने बाद ही मासी वालों लियाते वधिया रिश्ते नाल मेरा ब्याह जशन नाल हो गया। जशन के मम्मी पापा ने कोई भी दाल ना लिया कि प्रीत की नौकरी लग जानी है, आपे सारा कुछ बना लेंगे। मैं ब्याह तो बाद जशन नाल शहर आ गई। पिंड को जदों भी सस मां जी का फोन आता तो पहला यही पूछते, प्रीत नौकरी का की बनया। उन्होंने किवें दसदी कि टैट का नतीजा तो राजनीति की भेंट चढ़ गया। जदों भी अपनिया पहले दर्जे विच पास कीतियां डिग्रियां ते इनामां नूं वेखदियां तां जी करदा है इन्हां डिग्रियां नूं अगन भेंट कर देवां। दरवाजे की घंटी नाल अपर राय उठ के गेट खोलदियां तो मां की ममता बाहां फैलाए खड़ी है। मां नूं मिल के असीं दोवें बाहर लाउण विच बैठ गईयां। मां ने आसे पासे नजर दौड़ाई ते कहा, प्रीत अजकल तो रास्ता खुल ही खुल है, पर तेरे लाउण दी तैयारियां। मैं बिना उत्तर दिते चाह बनाउण चली गई। पता नहीं मां ने कदों उठ के तैयारियां विच उगे खब्बल नूं जड़ों पुट ढेर ला दिता। हुण खब्बल दे हेठां सुटे छोटे छोटे गुलाब के गेंदे दे फुल टहकण लगे। मैं चाह की ट्रे लैके बाहर आई तो मां ने हसदे हुए कहा, देख प्रीत खब्बल की गर्दन विचों बाहर आके फुल किवें मैं खिलार रहे हैं। मैनू लग्या जिवें मां ने मेरे अंदर उगे खब्बल नूं भी अपनी ममता नाल इक्को झटके नाल जड़ों पुट दिता होवे। धन्नवाद। बहुत शुक्रिया मैडम कैलाश ठाकुर जी। अपनी मिनी कहानी बताने मेरी लघु कथा का शीर्षक है छूटती सी जिंदगी। रात का अकेलापन मिटाने के लिए शीशे के मेज पर पड़ी रेड वाइन की बोतल उठाई और एक बड़ा सा पैकेट आया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वैसे आज बहुत खुश थी वह। असीम एक क्वालिटी टाइम बिताकर गया था उसके साथ। अचानक ध्यान पड़ा कि मेज के बीचों बीच एक लंबी दरार आ गई थी और गौर से देखा तो उसमें से 2 नजर आने लगे। समझ नहीं पाई हूबहू उसके जैसे दिखाई देने वाले ये 2 चेहरे आखिर किसके थे, पर हिम्मत जुटाकर बातचीत करने लगी उससे। मोना, कौन हो तुम लोग? पहली, मैं काया हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत मजा लिया असीम के साथ। दूसरी, मुझे नहीं पहचानती, मैं रूह। मोना, रूह से, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम खुश नहीं हो? पहली, ये क्यों खुश होगी? ये खुश हो ही नहीं सकती। तृप्ति की तलाश में भटकना इसकी पुरानी आदत जो है। दूसरी, ये जिस्मानी रिश्ते वे भी बिना किसी एहसास के, इनसे तुम्हें सुकून मिलता होगा, मुझे नहीं। पहली, हाँ तुम तो बड़ी दार्शनिक बातें करवा लो बस तुमसे। अब दुनिया में आए हैं तो कुछ आनंद लेना तो बनता ही है। वैसे भी कितनी ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है इन नमूनों की वजह से। 1 घंटे के पूरे 20,000। मोना, शट अप, क्या फायदा? फिर भी सुख दुख में हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं, बहुत अकेली हूँ मैं। दूसरी, सभी को कब से कह रही हूँ सच्चे मन से चाहने वाले प्रदीप से शादी कर लो, वह तुम्हें इस दलदल से दूर ले जाने के लिए तैयार है, बस तुम्हें ये बुरी आदतें छोड़नी होगी। मोना, वो लड़ी क्या खुशी देगा मुझे अपनी 50,000 की नौकरी में? नहीं, मैं नहीं मान सकती उसकी बात। दूसरी, ठीक है तो मैं जा रही हूँ, तुम खुश रहो अपनी इसी दुनिया में। पहली, अरे मोना, जाने दो देर उसे, मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ। मोना, पर कब तक? क्या हमेशा मेरा साथ दे पाओगी? इतना कहते सामने रखी पूरी बोतल एक साथ गटक ली
और एक अनुत्तरित सवाल छोड़ गई काया के सामने। धन्यवाद। आप बचपन आगे हैं, अक्सर की होती शिक्षा की हमारे में अपनी लोगों सदा का वास्तव चाहते हैं। अक्सर ठीक हो मेरी लघु कथा का शीर्षक है QR कोड। शीर्षक है QR कोड। गोविंद जी बेचैनी में बाहर भीतर घूम रहे थे। हे भगवान, इस लड़के ने अभी तक बिल नहीं भरा। पिता गोविंद का गुस्सा आ रहा था। सोचा पूछूं या नहीं। उनके मन में द्वंद्व छिड़ा था। रहा न गया तो वे बेटे के कमरे में गए और झिझकते हुए पूछा, बेटे बिजली का बिल भरना भूल गए हो क्या? आपको कैसे पता चला कि मैंने बिल नहीं चुकाया? अंकुश ने चिढ़ते हुए कहा। अभी अभी कोई मुख्य द्वार पर आकर नोटिस चिपका कर गया है। क्या इज्जत रह गई है हमारी? कॉलोनी में मुझे तो सब लोग जानते हैं। आज तक मैंने कभी एक दिन भी ऊपर नहीं होने दिया। समय से सब बिल चुकाए, चाहे पानी को हो, बिजली का या हाउस टैक्स। अंकुश गुस्से में तेजी से दरवाजे के बाहर गया। मोबाइल से बिल यानी तथाकथित नोटिस की फोटो खींचकर चंद पलों में मोबाइल पर उंगलियां चलाकर पिता को कहा, आप नाहक चिंता ना किया करें, मैंने बिल भर दिया है और वह भी समय से पहले। आखिरी तारीख 10 मई है, जबकि आज 7 मई है। झिड़कते हुए बेटे ने कहा। आंखें फाड़े आश्चर्यचकित गोविंद देखता ही रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बेटे को पीछे से आवाज लगाई, इतनी जल्दी यह सब कैसे हो गया बेटा? हमारे घर के बाहर नोटिस नहीं है। बिजली विभाग वाले QR कोड लगा कर गए हैं। इसे स्कैन करने पर बिल की डिटेल मेरे मोबाइल पर आ गई और मैंने मोबाइल से तुरंत भुगतान कर दिया। कुछ देर हैरान गोविंद शून्य में घूमता रहा। उसे अपनी पत्नी महिमा के कष्टों का स्मरण हो आया। कैसे उसने बीमारी की हालत में अकेले तड़प कर जान ली थी। उससे जितना हो पाया किया, किंतु वह मेरा चंदा बेटा पुकारती रही। उसकी आवाज तुम तक पहुंची भी, किंतु तुम्हें फुर्सत ना मिली। थोड़ा सा तुझे पाने की चाह में उसने तेरा इंतजार भी किया, पर तू मिलने ना आया। काश बेटा हमारा भी कोई QR कोड होता और जुर्माना लगाने का प्रावधान भी। QR कोड पढ़कर तू हमारी भावनाएं, तकलीफें और शिकायतें चंद पलों में जान सकता। हमारे त्याग या मुसीबतों का भुगतान कर सकता। काश। धन्यवाद। उनमें बेनती करती हूँ कहती हूँ कि वो अपनी हिंदी कहानी का पाठ साझा करेंगे। मेरी मिनी कहानी का प्रलेख है जुलूस। जुलूस निकल रहा है। औरतों का जुलूस, नंगिया औरतों का जुलूस। ये औरतां अपने हक ਲਈ नहीं निकलियां, ना ही ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ फौजी नींव पुलिस चल रही है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी शांति बनाई रखने की है। जुलूस अगे बढ़ गया है।
ਕੁੱਲੜਵਾਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਫਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਜਲੂਸ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਣਵਾਸ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨੇਕ ਫੌਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਹਜੂਮ ਬਾਗੀਆਂ ਪੌਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਾ 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 ਛੈ ਛੈ ਗੋਲੇ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਆ ਗਿਆ। ਟੋਪੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਲੂਸ। ਧੰਨਵਾਦ। बेनती करती हूँ मैडम को आपका मार देती हूँ वो अपनी कितनी कहानी इस तरह पहले सारे हमारा की शांतिकरण और मारते हैं मैडम को हम मार देती हूँ ना ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਸਭ ਦੇ ਬਿਉਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲਮ ਸਨ। ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ। ਧਰਮ ਜਾਤਾਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅੰਕਲ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਛੰਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਵੇਖ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਚੁੱਪ ਰਾਜੂ, ਪਰੇ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਬੀਬੀ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ? ਆਵੀਂ ਸੋਹਣੂ ਉਰੇ ਆ, ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ। रखू राम है जी। बाकी कालम पढ़द्या पढ़द्या आपका पूरा पता क्या है? राम सिंह दे मूहों निकलिया। साडा पता तां इत्थे दा ही है जी, पिंड बलताना, जिला मोहाली। आप बिहार से हैं? यहाँ कैसे पक्का पता? ये क्या बोल रहे हो? 20 साल तो हाँ सी इत्थे, आधार कार्ड इत्थे, राशन कार्ड इत्थों दा, वोट कार्ड सब कुछ तो इत्थे है, फिर बिहार क्यों? द्रौपदी हैरान होंदियां बोली। तुम्हारी भाषा हिंदी लिखे? क्यों साहब, असी पंजाबी बोलते हाँ, पंजाबी पढ़ते हाँ, पंजाबी लिखते हाँ, साडी बोली पंजाबी है। हिंदी तो तुसीं बोल रहे हो। उन्हां दोहां दे चेहरे मुरझा गए ते अखां धरती ते गड्डियां गईयां। धन्नवाद। बहुत मेहरबानी अम्बार जी। नाम है सुल्तानी सानिया अपनी हिंदी कहानी पहले सानिया के नाम। सत्कारयोग प्रधानगी मंडल ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, कहानी का नाम है सैल्फी। शिवानी अपने परिवार नाल गर्मियों दी छुट्टियां च ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। शिवानी मैम, सारे नज़ारे अज ही ला लेने नूं, चलो होटल चलीए। इबादत मैडम की आवाज़ सुन के उसने अखां खोलियां तो देखा सारे अध्यापक होटल जा चुके सन। ओहो, सब चले गए? शिवानी ने कहा। सब आपो अपने कमरियां विच सौण की तैयारी करन लगे, पर शिवानी तो दिन का इंतजार कर रही थी कि कदों दिन चढ़े तो कुदरत का निग बांध सके। सारिਆਂ ने सलाह की सब तो पहला भारत का स्विट्जरलैंड देखा जाए। कारां के काफले खजियार वालों तुर पए। सारे रस्ते च राष्ट्रीय खेड के खजियार पहुंच गए। देवदार के दरख्तां नाल घिरी झील का नज़ारा इन्ना खूबसूरत लग रहा थी कि जिसनूं सुरक्षा बंदा शायद यही होवे। सारे आपो अपने मोबाइलों से कुदरत के नज़ारिਆਂ ਨੂੰ कैद करने में रुझे हुए सन। अचानक एक औरत के चीखण की आवाज़ ने सारिਆਂ का ध्यान उधर मोड़ दिता। मेरा बच्चा कहने एक औरत उच्ची उच्ची रोन लग गई। मां दे नाल खड़े बच्चे नूं इस सैलानी की बाज अपनी झील की दलदल च फिसलदियां ही दबोच लिया सी। बच्चे नूं देखदियां ही मां दे हत्थों फोन छुट गया तो उसने चिक्कड़ नाल लिबड़े बच्चे नूं घुट के अपने सीने नाल ला लिया। धन्नवाद। बहुत शुक्रिया सुनीता जी। अब हम आपकी बताते हैं डॉक्टर मीरा सुधांशु जी। मां सरस्वती को नमन। मंच एवं ऑडियंस से बैठे हुए सभी साहित्यकारों को मेरा सादर अभिवादन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पीर पराई नहीं। टीवी में चल रहे अत्यंत मार्मिक दृश्य में खोई हुई थी रानी और नाटक के पात्रों की पीर उसकी आंखों से बह रही थी। आप कब से इमोशनल हो गई? अचानक बेटे की आवाज ने उसे नाटक की दुनिया से वास्तविक दुनिया में ला पटका। बेटे के प्रश्न से जिसे साफ तौर पर उस पर भावहीन होने का इल्जाम लग रहा था, वह इतनी आहत हुई कि आंसू और जोर से बहने लगे। क्या हो गया माँ, आप इतना क्यों रो रही हैं?
बेटे को आश्चर्य हुआ। कुछ नहीं, बस यूं ही। रानी ने झट से आंसू पोंछने का उपक्रम करते हुए उसे बहलाने की असफल कोशिश की, पर आज आंसू उसकी बनाई नियंत्रण रेखा को पार करने पर उतारू थे। जिन आंसुओं को, जिस कमजोरी को वो बच्चों से छिपाती आई थी, वो चोरी पकड़ी गई थी आज। नहीं माँ, कुछ तो है जो आप मेरी बात से आहत हुई हैं। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सीरियल ने भावुक कर दिया। केवल सीरियल देखकर? नहीं माँ, बात कुछ और ही है। बताओ ना, मैंने तो आपको कभी ऐसे रोते नहीं देखा। बेटा जिद पर अड़ा था। देखते भी कैसे? मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया तुम्हें। तुम्हें ही क्या, किसी को भी नहीं दिया। क्यों माँ, क्यों छुपाती रही आंसू? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? वक्त के थपेड़ों ने ही मजबूर कर दिया था बेटा। बहुत कुछ सिखा देती है जिंदगी, और इंसान को वही करना पड़ता है। उसने गहरी सांस ली। आपको तो बोल्ड लेडी कहते हैं सभी, मतलब आपको बोल्ड वक्त ने बना दिया। पर आज इस बोल्ड लेडी की आंख में ये आंसू बिना बात के तो नहीं आ सकते। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्यों जिद कर रहा है? उसने टालना चाहा। नहीं माँ, मुझे शुरू से बताइए, मुझे सब जानना है, आज और अभी। बेटे की जिद के सामने रानी को झुकना ही पड़ा। उसने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। मैं जब छोटी थी ना, अपने माँ बाप की इकलौती संतान, बहुत नाजों से पली थी, बहुत नाजुक दिल की थी। किसी का जरा सा दुख देखकर पिघल जाती थी और रोने लगती थी। सबने मुझे मोम की गुड़िया नाम दे दिया था। शादी के बाद 4 साल बहुत अच्छे बीते। फिर अचानक एक दिन तेरे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर बहुत छोटे थे तुम दोनों तब। उस वक्त बिल्कुल अकेली रह गई थी मैं। हर ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। एक अकेली औरत को दुनिया चैन से जीने नहीं देती बेटा। आर्थिक रूप से भी कमजोर पड़ गई थी ना, तो रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। माँ बाप को दुख ना हो इसलिए उनके सामने अपनी परेशानी छिपाकर रखती, वो मुस्कुराकर पेश आती। जब भी आंखें बरसने लगती, वॉशरूम में चली जाती और जी भरकर रो लेती, पर अपने आंसू कभी किसी को नहीं दिखाए मैंने। ओह, कभी मेरे हॉस्टल जाते वक्त मुझे बाय करते ही मुंह फेर लिया था आपने, और मैं जाकर क्या क्या सोचता रहा। क्या करती? मेरी आंखों में आंसू देखकर तू भी कमजोर पड़ जाता ना। तेरे उज्जवल भविष्य के लिए सीने पर पत्थर रख दिया था मैंने, ताकि तू वहाँ घर की मेरी चिंता किए बिना मन लगाकर पढ़ाई कर सके। अब कितना कुछ सहती रही, आज तक हमें कभी कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। अंदर से मोह और बाहर से सख्त बनी रही आप हमेशा। बेटे की भी आंखें भर आई। माँ ने अपनी हथेलियों में उसका चेहरा लेकर अश्रु मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो आज पता चला कि इमोशनल दिखने के लिए सबके सामने रोना जरूरी होता है। मैंने आज बहुत हर्ट किया ना आपको। उसने माँ की हथेलियों पर अपनी हथेलियां रखी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटा। असल में ये मर्दों का गुण है ना। औरतें तो रोटी का लफ्ज़ ही अच्छी लगती हैं दुनिया को। धारा से विपरीत चलने वाली औरतों पर प्रश्न चिन्ह लगाता ही है समाज। हैट्स ऑफ टू यू माँ, आप तो हमारी आइडल हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। धन्यवाद। आप सभी का अभिवादन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दूजी। सूखे सूखे गर्भ मनों के, रूखी मन की कहानी। सूखे सूखे गर्भ मनों के, रूखी मन की कहानी। गांव नगर या उनका पंछी, मिले न दाना पानी। अरे सुनिया, अब तू कविता भी कहने लगी है? अरे नहीं रे मुनिया, मैं क्या कविता कहूँगी। मैं तो बस अपने मन की व्यथा कर रही हूँ। अब देखना, ऊपर सूरज की अग्नि वर्षा कर रहे हैं और यहाँ हम प्यासे पंछी भटक रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा। ताल कलेजा ओखर कुएं पर सूखे पड़े। हाँ रे मुनिया, प्यास के मारे मेरा भी बुरा हाल है। लेकिन तू सोच, जब हम जैसे नन्हे पंछियों को दूध भर पानी नसीब नहीं हो रहा,
तो इन मनुष्यों का क्या हाल होगा? बुरा हाल होगा नहीं, बल्कि हो रहा है मुनिया। चल तुझे एक सच्चा किस्सा सुनाते। एक गांव है गंगापुर, नाम गंगापुर, लेकिन रेतीले ढोरों के बीच पत्थर ही पत्थर का बिगड़, जहाँ एक तिनका भी नहीं उगता। बरसात की सामान्य से कम, उसको भी संग्रह करने का कोई कारगर उपाय नहीं। इस गांव के स्कूल में पढ़ती है 8 बरस की लड़की, जिसका नाम है कमली। कुछ दिनों से कमली स्कूल नहीं आई, तो मास्टर जी पहुंच गए उसके घर। आगे क्या हुआ तुम? राम राम मासी का। राम राम मास्टर का। आओ पधारो। कहीं बात होगी? कमली 3-4 दिन को स्कूल को नहीं आई है। मास्टर साहब कहीं बताओ, आपने पानी लेकर आती है, कमली की मां गिर पड़ी, जिसको माथा में घनी चोट आई है। एक हाथ और एक पांव में लकवो मार दो। अब मारा तो गोला विद्या, तो फिर 5 स्कूल बने। तो माँ जी, अब कमली स्कूल नहीं आएगी। आपने तो मालूम है कि गांव की रीत, हर माँ दुआया को जीवन। सिर्फ पानी लावर वास्ते कमली को बाप दूसरी दुआई जारियो है। मैं भी तुझी आयोड़ी हूँ। 70 बरस की उम्र में 8 बरस पानी लावर नहीं जीता। मास्टर साहब, एक एक बूंद पानी की कीमत मैं और नहीं जाना कि पानी की खातिर जान जोखिम में डालकर रोज 125 फुट गहरा कुआं में उतरा। हाँ, अंजूरी भर भर कर एक चलो पानी मुश्किल से भरकर 5 कोस दूर से चाल कर जावा। अगर गाड़ी तो मिल जाएगा और पानी को नहीं मिलेगा। अच्छा, गाड़ी तो मिल जाएगा और पानी को नहीं मिलेगा, पानी को नहीं मिलेगा। और कमली में अपने अतीत को देख गाड़ी की आंखों में आंसू बने। निरुत्तर होकर मास्टर जी भी नम आंखों और भारी मन से गुदगुदाते हुए चल पड़े। अब भी इंसान में पानी की कीमत न जाने तो पूरी दुनिया में छा जाएगी वीरानी। और दुनिया मुझे दोनों ओर से पानी की तलाश हो रही। धन्यवाद। और आप सब विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मेरी लघुकथा का शीर्षक है घर प्रवेश। आनंद बहुत वर्षों बाद अपने घर लौटा था। बंद दरवाजे पर उसने हाथ रखा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कांधों पर हाथ रख दिया। आनंद ने दूसरे हाथ से उसके हाथ पर स्पर्श किया। पीछे से उस व्यक्ति ने कहा, संभालो आनंद, हमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। यह हम क्या कर बैठे थे साहब? यह हमने क्या कर दिया? तुमको याद है जब तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में आई थी, तब बाबूजी, माँ और परिवार का हर सदस्य कितना खुश था। मानो कल की ही बात है। मानो कल की ही बात है आनंद। हमारी शादी को आज कई साल हो गए। अब हम तुम भी दादा दादी, नानी नाना बन गए। हाँ जी, शादी करके आया ही था कि बाबूजी ने एक पत्र मेरे हाथ में थमा दिया, जो मेरी नौकरी का नियुक्ति पत्र था। तब तक तो मैं करीब एक छोटे से कारखाने में ही काम करता था। हाँ, मुझे याद है, अमेरिका की कंपनी से पत्र आया देख घर वालों ने कहा था कि बहू के आते ही कितनी बढ़िया नौकरी मिली है, घर में लक्ष्मी प्रधानी। और 2 माह के भीतर तुम अमेरिका चले गए थे और 6 माह उपरांत मैं भी तुम्हारे पास आ गई। माँ बाबूजी के आंसुओं को मैं कभी नहीं भूल पाई। खुशी और दुख के मिश्रित आंसू थे। हम भी वहाँ हर जाकर अपनी दुनिया में इतने खो गए थे, और आज देखो हमारे बच्चों के बच्चे भी खो गए। हाँ, और सबने अपना घरौंदा बना लिया और हम अकेले रह गए। शायद हमें अपनी करनी का फल मिला है। हमने भी तो आगे बढ़कर अपने माता पिता को
जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, पर हम वृद्धाश्रम नहीं चाहिए। हम अपने ही घर में माँ बाबू जी की यादों के सहारे उनके दिए हुए इस घर को उनका आशीर्वाद मान नहीं रहेंगे, पर अपने बच्चे शिखा का मातृत्व त्याग होगा। शिखा भूल जाओ उनको, वे लौट कर नहीं आएंगे। हमने भी तो उनको बचपन से तपस्या दी है, वे इतने आगे बढ़ गए हैं कि वहां से लौट कर आना। आनंद ने घर का दरवाजा खोल दिया, शिखा का हाथ थामे वह अपने घर में पुनः शीघ्र प्रवेश कर रहा था। उनमें सपने छाया काल से को स्मृति हमारी जो कि सभी को उनसे ने अपनी हिंदी कहानी करने वाले और साथ करने की काल से को मेरा कहानी का विषय है भाईचारक स्थान। सवेरे सवेरे लक्ष्मी लड़ाई चारों ने डोलू रचने दे ला के भाजी बेटे बचनों ने कहा कुड़े छेती छेती काम धंधा मुका लो कि वेलियां हो जियो, अज विसाखी नहाउण जाना है। लस्सी वाला डोलू फड़िया चारों बोली हाँ बेटे तुसी तो सच नवा ट्रैक्टर करवाया, विसाखी नवा के लियाओगे। निगाह मार मैं भी निगाह मारी जाती थी भला नवा ट्रैक्टर किन्ना लिया, मैं तो भुली बैठी थी। चल चंगा बेबे मैं छेती छेती काम के आऊँगी हाँ, सच चाची के घर भी जानी आप भी जान पुत तुसी भी सार आयो। अच्छा बेबे कहती चलो फिर तो बाहर हो गई। चाचे मिंदो ने नवा लिया ट्रैक्टर नवी बहू शिंगार के पिछे ट्राली पा के खड़ा रखा। सिबो ने सीरी गेट वरजा गेट बाटी चाह बनाऊंगी बोली गर्म देने पशुओं नीरा पा दे, ट्राली विच तूड़ी खिलार के पल्लियां उछा दे, अज सुख नाल विसाखी ला के आना। बेबे की कार पर भी पोती निपी तैयार होंदा बोली क्यों ना जी कार खड़ी रखा है अपने घरे, आपा कार से ले आवांगे, क्यों नहीं जाते गुरुद्वारे मत्था टेकन, आप ट्रैक्टर पे क्यों जाइए। दादी सारे फोन आपो अपनी गड्डियां ने नहीं तेनू नहीं पता पुत, जो ट्रैक्टर ट्राली या कोई खेती ढेरा ले जाना तो उदो कुड़ियां चिड़ियां नवा के लियाउंदे हुंदे कहते बाहर ही पुण्य लगता। हाँ अड़ीकियां तो मसा आखा देना है सुख नाल, जो पुत मैं तेरे दीदी सीखे असी नवा बच्चा लिया सी, मेरा दादा कहता कुआरियां कुड़ियां नहीं लैके जाना, सियाणी उम्र में जनानियां बंदे ही जाएंगे। असी बथेरा कहा सानू लै जाओ, दादी ने बथेरा कहा पर उन्हें कहा मैं जू नहीं सकती और पर कहता क्यों उसे भी जाना है अन्य बड़ी क्यों खरीदा है बहरा देखे जू नहीं जाना घर में अगे तो होंगे कुड़ियां फिर की पता फिर की तुम गई ना पुत फिर की और मेरे की होया गड्ढे का चक्कर टुट गया है आके कुड़ियां अगे कुड़ियां की खा लग गई भाई मुड़ के मैं मेरे दादे ने गल पल्ले बनी भी पुण्य तो कन्या का ही लगता। सिबो ने दादी पोतियां टोक दे गया तैयार हो है ना होता संगत नाली होता गुट खाने बथेरे पे पानी मेरी मिनी कहानी का नाम है स्वरा। अज असी गुरुद्वारे मत्था टिकाउण लिआए सां अपने प्यारे जुगवीर नूं। मसां सुखां सुख चुके 3 धीआं तो बाद पुत दी दात साडी झोली पई सी। मत्था टेक बाहर निकलदिआं ही साडी पुरानी काम वाली टक्कर गई। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत बधाई हो, पोता हुआ है आपके। उसने पुछण वांग बधाई दिंदिआं मेरी बीजी नूं कहा आहो तेनू भी हो। बीजी खुशी विच बोली
हाँ सच तेरे भी तो जवाब होने वाला सी कुड़े की होया। उसके कुछ होर बोलण तो पहला ही बीजी ने उसनों ही सवाल पा दिता। भगवान की कृपा से 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, इकट्ठियां ही 2 कुड़ियां। मेरी वोटी नूं उसके उत्तर ने हैरतअंगेज कर दिता। चल कोई नहीं, रब अगाह सुन लूगा, बीजी ने हौसला देन वांग गल मुकाई। नहीं नहीं बीबी जी, बच्चे तो 2 ही अच्छे, और करेंगे तो इतनी महंगाई में उसे खिलाएंगे क्या? ओदी समझ नूं कटदियां बीजी ने सियाणप जताई। पर कोई जी तो चाहिदा ही आ, इकल्लियां धीआं नाल किवें? बीजी की गल हाले पूरी भी नहीं हुई सी कि सुनीता विचों ही बोल गई। नहीं बीबी जी, जे जी जो की बातें तो आप सरदार लोगों में ही होती होंगी। हमारे में लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता। हम दोनों मियाँ बीबी ने तो पहले ही सोच रखा था कि बस 2 ही बच्चे करेंगे। अब 2 बेटियां ही हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। उस अनपढ़ सुनीता की गल सुन मैनू अपने वर्गे पढ़िया लिखिया की सोच से शर्म आ गई। धन्यवाद। बहुत मेहरबानी लगी थी। तुमने पता है चाचा सुरजीत सिंह जी की कहानी कि वो अपनी जिंदगी कहानी ऐसे आपको पढ़ेंगी। कहानी है इंजरी सुंदर। अड्डे तो आँदी उस तंग सड़क से सवेरे सवेरे ही मजमा लगा होया सी। ड्यूटी के टाइम से पहुंचने वाले में परेशानी हो रही थी। मैं भावें पहला ही लेट था, पर तमाशा देखने लालसा को काबू न कर सकिया ते उस भीड़ का हिस्सा बन गया। ये कोई दवाइयां बेचने वाला मजमा नहीं थी लाई बैठा, बल्कि इस आदमी ने औरत को वाला तो फड़िया होया सी अते उसकी कुटमार कर रहा था। औरत उच्ची उच्ची दुहाई हाल दुहाई पा रही थी। भीड़ भी इस तमाशे का आनंद मार रही थी। ये कुछ देख के मैं थोड़े ध्यान गया कि मैं उस औरत को छुड़ाने लिए घोड़ा मारा। जब किसी ने ना सुनी तो मैं आप जगह होकर उस आदमी को क्या छट इस बेचारे ने तेरा की बिगाड़िया। इस तो पहला फिर आदमी कुछ बोलता वो कुछ खाली औरत ने मैंने कुछ के भाई कहने लगी, वो सरदार तुमको क्या कि हमारी औरत मर्द की आपस की बात कि हमको हमारे खाते जो भी चाहे करें, तुम अपना काम करो, जाओ अपना रास्ता ना हो। इस सुन से समाज की साड़ियाँ मार करते तो मैं अपना मुंह क्या कहते हमारी माँ कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो सारे दरमियान शामिल होने में अजीत सिंह नहीं हुई थी। लम्मी सैर करन बाद पार्क विच लगे बेंचां ते बैठ के सारे जने चल रहे हालात बारे अपनी अपनी बोली बोलन लगे। तारा सिंह बोलिया, बदला बदला बदला, ये की रौला प्यार करके। उसकी गल सुन के पवन कुमार ने कहा, बदलाव हो रहा है, बहुत बदलाव आ गया। पहला मुंडे के विआह समय मुंडे वाले मंगा रखते सन, हुण कुड़ी वाले मंग रखते कि कुड़ी एलट पास है, सारा खर्चा मुंडे वाले करन। तारा सिंह बोलिया, गल तो ठीक है तेरी। पहला सोहने नवे कपड़े पा के टौर मानते सन, हुण कटिया हुई पैंटा कमीजा का टौर मानते हैं। कोलों तरसेम सिंह बोलिया, पहला लोग कुड़ियां जमदियां मारते सन, हुण कुख विच ही मार देंदे हन, देख लो आया बदलाव। पहला लोग सरकार तो रोजगार मंगते सन, हुण आटा दाल स्कीम ते मुफ्त बिजली लैके खुश हो जाते हैं। पिछले पासे खलोते मास्टर प्यारा सिंह जी ने उच्ची आवाज में कहा। सारियां दी गल्लां सुन के जीतू कोलों रिहा ना गया। उसने कहा, पहला पेंशनां लवाउण लई दफ्तरां दे गेड़े मारदे मारदे उपर चले जाते सन, पर हुण उपर गया दीआं पेंशनां लगियां, आया कि नहीं बदला। ये सुन के मैं उसनूं तरक्की का संकेत मन्ना के बना रखा। धन्यवाद। बहुत मेहरबानी। मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर सचिंदर पाल कौर कांति वालों। मेरी कहानी का नाम है पेंशन।
3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਠੇਕੇਦਾਰਨੀ ਬੋਲੀ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੰਮ ਤੇ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਗਈ ਏ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਧੀਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਸਿਹਤ ਹੀ ਬਸ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਚੰਗਾ ਧੀਏ, ਬਾਹਰ ਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਲੈਰੋ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हरसिंह गोपाल को काम की होगा कि घटना के नाम ही साढ़े 8 की सैकंड की समाप्ति हो रही है।